नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस के जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स आए हैं। हम उसको डिटेल से बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे और हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमी के ऊपर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जियो का इम्पैक्ट एक है और रिलायंस रिटेल का जो इम्पैक्ट होने वाला है पूरे रिटेल सेक्टर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस की बात है। मैंने इससे पहले एक वीडियो कवर किया था जिसमें रिटेल का जो इनका पूरा मेथड है, जो पूरी मेथडोलॉजी है, किस तरीके से इन्होंने किशोर बयानी ग्रुप के साथ जो एक तरीके से इन्होंने उसको एक तरीके से लिया, उसको एक तरीके से रिलायंस के अंदर एक नई क्रांति यानी एक नया मॉडल लेकर के आया है, वो पूरा डिटेल मैंने उसमें कवर किया था। ये उसी का एक्सटेंशन समझिए। इसमें हम जो करेंगे कवर, इसका पहले ओवरव्यू लेंगे। आरआईएल जो प्रॉफिट्स हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो उनके क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स में जो शो हुए हैं, इसके बाद जो डेटा रिवील है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या रीजनिंग होगी, फिर जो टैक्स डायनामिक्स है किस तरीके से उसने रिलायंस को फेवर किया है, और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम देखेंगे ब्लूमबर्ग के हवाले से। और इसके बाद जो है कि हम एनालिसिस करेंगे रिलायंस का कोविड के दौरान। हम चार्ट्स को देखेंगे, क्या उसके क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 के, हम दोनों क्वार्टर थ्री के ईयर ऑन ईयर पे हम उसको कंपेयर भी करेंगे। इसके बाद हम आकलन करेंगे रिलायंस का जो लॉस हुआ है। और आपने देखा होगा रिलायंस का जो शेयर है, हिस्टोरिकल तेजी जो मार्केट्स में आई थी, 50,000 छू लिया था। उसके बाद जो रिलायंस ने जब क्वार्टर थ्री के रिजल्ट दिए तो 6% के शेयर्स में गिरावट भी आई है। तो हम लॉसेस पर भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से जो डेटा एनालिसिस है, रिलायंस का जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से आता है, उसका हम सेगमेंट वाइज एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे इनका पीबीआईडीटी का और ईबीआई टीडीए का, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, हम इसकी पूरी बात करेंगे। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आरआरवीएल, यानी कि ये है आपका रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। ये किस तरीके से पूरे रिटेल सेक्टर को रीशेप करने की क्षमता रखता है, इसके क्या प्लान्स हैं, हम इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो अर्बन लैडर को जिस तरीके से टेक ओवर किया गया उसका क्या इम्पैक्ट है, और इसके बाद जो एनालिसिस करेंगे हम रिलायंस का और जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, एक तरीके से जो भारत पेट्रोलियम है, इसके बाद जो इम्पैक्ट होगा उसका इकोनॉमी के ऊपर जो ओवरऑल होगा, जो 2023 को लेकर जो प्लान संभावित प्लान्स बनाए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, उसमें इसकी जो भूमिका रहने वाली है हम उसका भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे जो डायनामिक्स हैं कि आरआईएल पे जितना डेप्थ है, जितना कर्जा है, फिर हम इसको सम अप करते हैं। तो ये सारी तमाम बातें जो हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करेंगे। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो हम अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो रिलायंस के जो क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स हैं, इन्होंने इनका जो प्रॉफिट है ये 12.5% बढ़ा दिया है, यानी कि इन्होंने जो एस्टिमेट्स थे उससे भी ये ज़्यादा है, यानी कि 12.5% का इसमें एक तरीके से बढ़त शो हुई है। और जो इसकी जो टॉप लाइन है उसने बेशक इसका 23% का इसने हिट लिया है एक तरीके से, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कोविड का उस पर असर दिखा, इसका सेल्स पर असर दिखा है। तो इसको हम चार्ट से आंकड़ों के साथ बात करेंगे, इसको पूरी डिटेल से बात करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो बात ये आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक तरीके से एक जो नेट प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है, वो रिपोर्ट किया है इसने 13,101 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर के लिए, यानी कि जो कि आपका 12.5% जो है ज़्यादा है इसी पीरियड के अंदर, अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें। तो इसका जो रीज़न है वो इसलिए इसका जो मेन रैशनल है, जो इकोनॉमिक रीजनिंग है इसके पीछे, वो ये है कि जो रिलायंस की तरफ से जो कि लोअर एक्सपेंसेस जो थी उसने अर्निंग्स को बढ़ा दिया क्योंकि इनके एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए। और रेवेन्यूज जो थी हालांकि वो कम हुई, लेकिन वो इतनी कम नहीं हुई। तो एक तरफ तो इनके खर्चों में कटौती हो गई थोड़ी सी, और उसके बाद जो रेवेन्यूज डिक्लाइन बेशक किए, लेकिन वो इतने बुरे डिक्लाइन नहीं किए कोविड के मद्देनजर। तो जो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आया उसने जो है इनके जो आंकड़े हैं जो दिसंबर क्वार्टर में जो एंड किए गए हैं, और इस पिछले साल 2019 के हम करें और 2020 के अगर हम क्वार्टर को कंपेयर करें तो उसमें 12.5% का इजाफा है, जो कि अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो 13,101 करोड़ के रुपए उसमें इक्विवेलेंट आता है। इसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें, जो इसकी कंसोलिडेटेड सेल्स हैं इस वाले पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, उसको अगर हम इसको रिव्यू में देखें तो उसमें करीब करीब जो है 1,18,000 का एक तरीके से इतना इसमें शो हुआ है, जो कि 23% जो है वो गिरा है। अगर आप एक साल पहले का पीरियड देखें, इसी दरमियान का, इसी दिसंबर क्वार्टर एंडिंग का, अगर आप इसी को देखें तो इसका जो रीजन है, जो रैशनल है, वो ये है कि जो इसमें जो ऑयल था, ऑयल और केमिकल्स था, ऑयल और गैस था, और जो रिटेल रेवेन्यूज थे, इनको थोड़ा सा हिट मिला है, या इनको थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट हुआ है, या इन पे थोड़ा इसका नेगेटिव असर देखा गया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जो एक तरीके से टैक्स को लेकर के बहुत बातें होती हैं, इसको अगले स्लाइड पे देख लेते हैं।
इसमें जो टैक्स को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें यह है कि किस तरीके से जो टैक्स डायनामिक्स है, जिस तरीके से उसने रिलायंस को फेवर किया है। तो जो एक लोअर जो करंट टैक्स था दिसंबर क्वार्टर के अंदर, इनका जो था ये 295 करोड़ था। अगर आप इसी को कंपेयर करें कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के अंदर, पिछले साल अगर आप देखें तो उस साल जो था 1996 करोड़ था। यानी कि 1996 करोड़, यानी कि करीब करीब 2000 करोड़ जो इन्होंने इसी कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के अंदर पिछले 2019 में टैक्स दिया था। और इस बार जो है इनको 295 का था, यानी आप देखें कितना मैसिव उसमें एक शिफ्ट आ गया है। तो जो अगर इसको आप करें कि जिस तरीके से एक तरीके से इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी उस पर भी एक गिरावट देखी गई, और इसने जिस तरीके से सपोर्ट इसने दिया है कंपनी को, जो बॉटम लाइन है कंपनी के अंदर जो उसको इस क्वार्टर के अंदर उसने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस वाले सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर में। इसके बाद अगर हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाने, तो एक ब्लूमबर्ग की उसमें अगर हम इसको डेटा को देखें, उसके एस्टिमेट्स को देखें, तो उन्होंने ये महसूस किया है, उन्होंने ये कहा है कि कंपनी के जो टॉप लाइन है उसने कम से कम जो है एक 1.209 ट्रिलियन का इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने टॉप लाइन देखा है, यानी कि 1,209 करोड़ का इन्होंने जो एक तरीके से टॉप लाइन देखा है। इसके बाद जो है 1,20,09 करोड़ का जो है इन्होंने दिसंबर क्वार्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग के जो ये आंकड़े हैं, जो उनका आकलन है, एस्टिमेट्स हैं उनके, उसके हिसाब से। और जो बॉटम लाइन है ये इनकी जो एक्सपेक्ट की गई थी वो करीब करीब आपकी 10,107 करोड़ है। ये पूरा जो आकलन है इसका आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ग्रुप की जो ऑपरेशंस हैं, अगर उनके रेवेन्यूज हैं, अगर आप इसको देखें तो किस तरीके से कोविड का जो इस पे असर हुआ है, हालांकि ग्लोबली भी हुआ है और जिस तरीके से इंडिया के अंदर हुआ है, इसने काफी ज्यादा एक तरीके की चिंता पैदा की, काफी डिस्टर्बेंसेस पैदा की, और इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज थी उसको काफी हद तक इन्होंने स्लो डाउन करने का काम किया। तो उसके मद्देनजर जो इसमें आंकड़े देखे गए, उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट है हम उसको आंकड़ों से भी देखेंगे, हम इनके कंसोलिडेटेड फिगर्स को भी देखेंगे, हम कंपैरिजन में भी जाएंगे। तो उसके तो इसका जो ये सारा जो कोविड का इम्पैक्ट करके जो स्लो डाउन हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जो सब कुछ हुआ, तो उसका जो असर है वो रिलायंस पे भी पड़ा। और जो कंपनी को एक तरीके से 121 करोड़ का एक तरीके जो शेल सेल की जो असेट्स थी उसको उसमें थोड़ा सा इनको नुकसान हुआ, और उन्होंने जो डिस्क्लोज किया है जो एक्सेप्शनल आइटम्स के तौर पर इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स में इसमें शो किया गया है। तो अगर हम इसको अब सेगमेंट वाइज में अगर हम देखें, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता चलूं, इसमें जो अगर हम इसको सेगमेंट वाइज देखें तो जो इनका कंपनी का जो डिजिटल सर्विसेज थी उसका जो बिजनेस था वो उसने 33% का ईयर ऑन ईयर दिखाया, यानी कि 23,678 करोड़ का एक तरीके से उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट अपटिक दिखाया है, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव साइन शो किया है। और ऑयल्स और केमिकल्स इसका सेगमेंट वाइज हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम इसको सेगमेंट वाइज देखें तो ईयर ऑन ईयर पे देखें तो इसका जो था कि 23,678 करोड़ जो है ये आपका डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है। इसके बाद जो ऑयल्स टू केमिकल्स है, फिर ऑयल्स एंड गैस है, उसके बाद जो रिटेल है, ये जो थे करीब करीब 30%, जो इसका आपका ऑयल टू केमिकल्स है ये 30% डाउन रहा, ऑयल एंड गैस का जो है 51% डाउन रहा, और ये जो रिटेल का था ये करीब करीब आपका 19% डाउन रहा। तो ये जो सारे आंकड़े हैं ये बहुत कुछ बताते हैं। और डिजिटल सर्विसेज में जो एक तरीके का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये देखें 33% का जो राइज है उसने इसकी फिगर्स को काफी ज्यादा एक तरीके से बूस्ट दिया है, उसको काफी ज्यादा एक तरीके से मजबूती प्रदान की है। तो ईयर ऑन ईयर पे देखें तो जिसमें ऑयल्स टू केमिकल्स में काफी ज्यादा गिरावट देखी है 30% की, ऑयल्स एंड गैस में 51% की, और रिटेल के अंदर 19% की। तो जो ये ड्रॉप है एक तरीके का 24% जो है कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उसको देख करके इसका जो प्रॉफिट है इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ आंकड़ों से। इसमें जो आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखिए इसकी जो नेट सेल्स फ्रॉम इनकम्स थी ये आपकी जो थी ये करीब करीब आपका 23.1% नीचे गिरी है, ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। इसके बाद जो है आपका जो अदर इनकम्स हैं इसकी जो ये 35.7% ये गिरी है। इसके बाद जो फाइनेंस कॉस्ट है ये आपकी -19.9% गिरी है। और जो आपका ये PBIDT है, यानी कि ये आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एक्सेप्शनल आइटम्स, और जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन है इसमें आपकी जो एक तरीके से 0.2 का पॉजिटिव साइन दिखा है, थोड़ा बहुत नॉर्मली अंतर है। ईयर ऑन ईयर हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को, जो Q3 के जो रिजल्ट्स हैं 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020 में और फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। और इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो है 12.5% जो है ये
राइज कर गया है। तो इसके जो ये तमाम आंकड़े ये आपको बता रहे हैं, नेट सेल्स जो है आपकी 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो थी 2019 के अंदर ये 1,53,302 करोड़ की थी। इस बार देखिए इसकी नेट सेल्स में गिरावट आई है, यानी कि 23.1% की गिरावट आई है। इसके बाद जो अदर इनकम्स थी वो 3,282 थी, इस बार थोड़ी सी एक तरीके से थोड़ी सी बढ़ गई है, 4,433 की हो गई है। जो फाइनेंशियल कॉस्ट थे उसमें गिरावट देखी गई है। तो ये इनको अगर आप लबो-लबाब देखें, हम अगली फिगर में देखते हैं। इसके बाद जो रिटेल्स का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये बहुत सिग्निफिकेंट है रिटेल का लेकर के। और इसके बाद जो अगर हम इसकी आगे इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो हम ये देखते हैं कि जो इसका क्वार्टर, जो इस क्वार्टर में जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे ये बिफोर इनकम टैक्सेस, बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, एक्सेप्शनल आइटम, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, ये आपके करीब करीब जो थे 25,973 करोड़ थे इस क्वार्टर के अंदर। और इसके बाद जो मार्जिनली जो ये अप हुए हैं 25,911 करोड़ जो थे ये इसी पीरियड के अंदर Q3 के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये करीब करीब जो है इसमें जो फर्क आया है, इसमें जो है 973, 25,973 था इस बार, जो इसमें जो इस बार है, और जो पिछली बार था 25,911 था, तो मार्जिनली है। इसके बाद अगर सेगमेंट वाइज अगर आप इनकी अर्निंग की बात करें, ABI TDA की बात करें, तो इसमें ऑयल टू केमिकल्स जो था वो हाईएस्ट था आपका 9,756 करोड़ का। उसके बाद जो फॉलो किया गया है इसको 8,942 करोड़ पे इसका डिजिटल सर्विसेज के द्वारा फॉलो किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो था, जो इस क्वार्टर के अंदर जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसकी जो सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इसने कंप्लीट किया है, कैपिटल रेज किया है 47,265 करोड़ का। और इसका इसमें जो राइज देखा गया इतना एक 10.09% इक्विटी स्टेक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कि ये एक तरीके से लार्जेस्ट फंड रेजर था इस सेक्टर के अंदर, यानी जो इस सेक्टर के अंदर RRVL के अंदर जो रिटेल सेक्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा फंड रेजर के तौर पे देखा गया। और इसके बाद जो अगर एक तरीके से इसमें हम देखें जिस तरीके से इसने एक्वायर किया है RRVL ने, अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशंस को इसने एक्वायर किया है, तो ये अपने कैश कंसिडरेशन में एक्वायर किया गया है 182 करोड़ के अंदर। तो इसने इसको और ज्यादा बूस्ट किया है और ज्यादा इसको मसल पावर दिया है। इसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये करीब करीब आपके 96% जो होल्डिंग्स है इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, अर्बन लैडर के अंदर इन्होंने 96% जो है वो इक्विटी शेयर होल्डिंग, शेयर कैपिटल इसमें ले ली है। तो RRVL जो है ये काफी सिग्निफिकेंट प्लेयर बन के उभरेगा। और इसके बाद जो इसमें जो फर्दर ऑप्शन है, इसका जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको भी ले ले, तो इसकी जो शेयर होल्डिंग हो जाएगी वो 100% हो जाएगी इक्विटी के अंदर और अर्बन लैडर के अंदर, यानी 96 ये पहले ले चुका है, बची हुई 4 भी ये कभी भी ले सकता है। इसके बाद अगर हम RIL को और BP की अगर हम बात करें, तो जो इन्होंने जो डेवलप करने की बात की थी 3 डीप वाटर जो गैस प्रोजेक्ट्स थे, अब वो कौन कौन से, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लॉक KG, D6, आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर, MJ। तो ये जो थे, मैं फिर से बोलता हूं आपको, जो RIL और BP के जो डेवलपिंग 3 डीप गैस वाटर प्रोजेक्ट्स थे, तो पूछा जा सकता है कि जो RIL जो है किसके साथ करी, तो BP आपका सही आंसर होगा। यानी इसमें अब ये पूछा जा सकता है RIL और BP कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप जो है इसमें मैं उनको बता देता हूँ। तो ब्लॉक KG जो है D6, ब्लॉक KG सबको पता है, D6, इसके बाद आर क्लस्टर, फिर सैटेलाइट क्लस्टर्स और MJ। तो इनको अगर आप सारों को जोड़ लें, इसके बाद जो एक्सपेक्ट करते हैं ये करीब करीब जो है कि ये 15% जो है इंडिया की, जो जैसे कि मैं इकोनॉमी एक्ट की बात करता, रिटेल का तो है ही, इसके अलावा जो इंडिया की जो गैस डिमांड है जो 2023 में होगी, ये सिर्फ 3 जो RIL और BPL के सिर्फ ये 3 गैस वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, ये करीब करीब आपका 15% जो है ये इसकी हिस्सेदारी रखेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है एक तरीके से जो इसके एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है KG का D6 ब्लॉक का, तो जो RIL का जो ऑपरेटर है KG D6 में, तो इसका जो है कि जो इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है, ये करीब करीब आपका 66.67 है, और BP का जो है 33.33% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए कि 66.67 जो है ये आपका रिलायंस का है, और ये जो आपका BP का है ये 33.33% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। अब अगर हम इसको रिलायंस के लब्बे लुबाब हम इसको इसको आगे देख लेते हैं। अगर हम इसको लब्बे लुबाब अगर हम इसके कर्जे की बात करें, जो डेप्थ है कंपनी की, तो कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग ग्रॉस डेप्थ है जो दिसंबर 31 2020 को है, वो है आपकी 2,57,400
13 करोड़ की, यानी कि ये इसमें डेप्थ है, यानी कि आपसे काफी कम हो गई है। तो 2,57,413 ये आपकी 31 दिसंबर 2020 के आंकड़े हैं। तो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर इसको देखें तो इसका जो है 2,20,524 करोड़ का है। तो जो नेट डेप्थ है आपकी, तो ये जो इसकी स्टूड करी है, ये करीब आपकी 36,879 करोड़ की इसकी नेट डेप्थ है रिलायंस की। तो जो इसके अगर इसके साथ साथ हम इसको देखें, जो बैलेंस कैपिटल कमिटमेंट जो रिसीवेबल्स का है, यानी जो राइट इशू के बाद लिया जाता है, वो जो आपकी हैं ये एक्सेस कर गई हैं क्वार्टर की नेट एंड नेट आपकी नेट डेप्थ लेवल्स को, ये आगे बढ़ गई हैं। तो आप ये देखें कि रिलायंस का जो एक तरफ कर्जा बहुत कम है, इसने आरआरवीएल के थ्रू इसने रिटेल सेक्टर को रीशेप किया है, इसके साथ आरआईएल के साथ और जो बीपी के साथ है उससे ये इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं एक तरीके से, इसमें जो गैस प्रोजेक्ट्स की ये करीब करीब आपकी 2023 के अंदर जो होंगे इसका 15% ले लेंगी। तो रिलायंस के जो मेगा प्लान्स हैं और जो रिलायंस का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो प्लानिंग है, ये बहुत लंबा सोच के चल रहे हैं। इन्होंने काफ़ी इसमें अंदर काफ़ी पूंजी लगाई है, काफ़ी मसल बीफ किया है, बहुत मेटिकुलस प्लानिंग है। जब मैंने वो लेक्चर किया था, जब रिलायंस के मैं रिटेल मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे, वो प्ले में आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें जो आप देखेंगे कि रिलायंस की जो मेथोडोलॉजी है, जो काम करने का तरीका है, बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही ज़्यादा इसको कहते हैं कि बहुत डिसाइसिवली उसे बनाया गया है, ताकि वो एक तरीके से मोनोपोली, एक तरीके से मार्केट लीडर के तौर पर काफी वक्त तक रहे। तो उसकी एक तरीके से सारी फाउंडेशन ले की जा रही है। तो इस सब के बावजूद जो है, जो रिलायंस का जो एक तरीके से आउटलुक है इकोनॉमी में, इसका बड़ा शेयर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप देखें तो रिलायंस की काफी पॉजिटिव्स हैं और काफी नेगेटिव्स हैं। और जिस तरीके से इसमें जो जियो की भी हम बात करेंगे, तो जियो ने जिस तरीके से डिजिटल, उसके बाद जो 5G आ जाएगा, उसको मैं अगले 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में आपका रिटेल पे बना देता हूँ कंप्लीट, एक में आपका जियो का जो ट्रांजेक्शन जो मेथोडोलॉजी है मैं उसमें बना देता हूँ। तो रिटेल के मेरे ओवरऑल 2 लेक्चर्स हो जाएंगे। ये वाला इसका रिलायंस का ओवरऑल है, जो इनका Q3 रिजल्ट्स है। यानी आप इसको देखेंगे रिलायंस जो है ये कितनी अहम भूमिका या कितना तरीके से पिवटियल रोल निभाएगा इकोनॉमी के अंदर आने वाले कुछ सालों में, आप देखेंगे। चलिए अब उससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।